हेलो 8th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस। सो 8th क्लास पेज नंबर 18 पर आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु होते हैं, तो बहुत छोटे जीव जंतु जिन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको मीनिंग समझ में आया। नेकेड का मतलब होता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, यानी सिंपल जो हमारी आईज है उनसे हम नेकेड आईज से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, यानी सिंपल आईज से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। और इनके लिए हमें स्पेशल जो वो होता है माइक्रोस्कोप, उसका यूज करना पड़ता है जिससे हम इन्हें देख सके। उसमें भी हम इन्हें क्लियरली देख नहीं सकते, इनका मूवमेंट नोटिस कर सकते हैं उसमें भी बस। तो इतने छोटे होते हैं, ये आप समझ सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, जिसमें कि होते हैं बहुत सारे फंजाई, एल्गाई, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इस चैप्टर में हम सारे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर चैप्टर के सेक्शंस हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट और नेचुरल होम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो इंस्टेड कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं, मैं आपको इसका एक पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन कर रही हूँ ब्रीफली इस चैप्टर को, जिससे कि आपको ये समझ में आए। क्योंकि ये साइंस का है तो आपको खुद को थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आप स्कूल में कॉल करके किसी भी तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हैबिटेट और होम का मतलब होता है कि कहाँ वो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले है वो फ्री लिविंग हो सकता है। फ्री लिविंग मतलब जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है, तो बच्चों जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो वो भी एक वायरस है, और आपको पता चला होगा कि वो भी एयर में भी प्रेजेंट होता है, किसी सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी उसकी एक कैटेगरी है। तो ये फ्री लिविंग हो सकता है, यानी ये हवा में यूं ही घूम सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, मिट्टी पर कहीं भी ये फ्रीली रह सकते हैं। सेकेंड है पैरासिटिक माइक्रोब्स। पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक से मतलब है कि ये किसी और की बॉडी में रह सकते हैं, उसकी बॉडी से ही अपना सारा खाना पीना ले सकते हैं। पैरासाइट का मतलब किसी और की बॉडी पर या उसके अंदर रहना और उसी से ही अपना सारा बेनिफिट्स निकालना, अपने आप कुछ भी नहीं करना। तो उसके भी काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है, जो कि इसमें आप पढ़ेंगे प्रोटोजोअन क्या होते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, यानी जो मलेरिया का मच्छर होता है उसमें ये प्लाज्मोडियम रहता है, और उस मच्छर की वजह से ये मलेरिया होता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक माइक्रोब। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि म्यूचुअली बेनिफिटिंग हमारी एसोसिएशन क्रिएट होती है। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे को, बेनिफिटिंग मतलब फायदा पहुंचाने वाले, तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं इस एसोसिएशन में। अगर हम किसी दूसरे की बॉडी पे रह रहे हैं तो दूसरे को हम कुछ देंगे और दूसरा हमें रहने के लिए जगह दे रहा है। तो ऐसी एसोसिएशन होती है ये, जिसमें कि दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा होता है। तबकि पैरासिटिक में जिसके ऊपर वो रह रहा है माइक्रोब, उसे कोई फायदा नहीं है, केवल फायदा किसे, माइक्रोब को फायदा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों को फायदा होता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के जो एग्जाम्पल है वो राइजोबियम है, जो कि लेग्यूम्स मतलब जो कि दाल के पौधे होते हैं, या सोयाबीन टाइप काफी न्यूट्रिशियस चीजों के जो पौधे होते हैं उन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। तो लेग्यूम्स के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उस पर प्रेजेंट होता है राइजोबियम। राइजोबियम उन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है एटमॉस्फेयर के, और वो राइजोबियम को एरिया टू लिव देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लिचेंस दिया हुआ है, और ये र्यूमिनेंट सिम्बायोसिस भी दिया हुआ है आपको। आप पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके मेन ग्रुप कौन कौन से है। तो सबसे पहला है वायरस बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गाई एंड प्रोटोजोअन। तो ये पांचों जो हैं ये आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। और इनका तब साइज देखोगे आप, जो एक माइक्रोन होता है वो 1 मीटर के 10⁻⁻⁻⁶ पार्ट के इक्वल होता है। तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है बच्चों, इसके इतनी ज्यादा छोटे होते हैं ये, तो कि हम देख भी नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं कि सभी बहुत छोटे हैं ये, तभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखे गए हैं।
अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गाई आर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होती है और एल्गाई होती है, वो प्लांट किंगडम का हिस्सा होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना काफी हद तक खुद बना सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो मतलब ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और साथ ही साथ प्लांट्स में ही क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, तो ये प्लांट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं, इसीलिए प्लांट किंगडम में। वायरस जो होता है बच्चों, इन सब में जो एक्सेप्शन है वो केवल वायरस है। ये और जितने भी चारों कैटेगरी हैं सारी लिविंग है, तबकि जो वायरस है वो ना तो लिविंग है पूरी तरीके से, ना नॉन लिविंग है। वायरस जब तक हवा में रहता है, जब तक मतलब अलग है, वो किसी चीज पे अटैक नहीं कर रहा है, जब तक वो किसी चीज को इन्फेक्शन नहीं दे रहा है, तब तक वायरस नॉन लिविंग की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी बॉडी के अंदर चला जाता है, कोई उसको होस्ट मिल जाता है, होस्ट मतलब जिस पर वो रह सके, तो जब उसे कोई होस्ट मिल जाता है तो वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, यानी बढ़ना शुरू कर देता है। तब वो जो मतलब प्रॉपर्टी शो करता है, तब वो जो हरकतें करता है वो लिविंग वाली होती हैं। तो इसीलिए वायरस को ना तो हम लिविंग कह सकते कंप्लीटली, ना ही नॉन लिविंग। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो वायरस ही पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया वायरस बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट जो कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो वायरस ही है। नॉन सेल्यूलर है, पूरा कंप्लीट सेल नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि सेल जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए अपनी वर्किंग करने के लिए, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट, वो सेल ही होता है। सेल से ही बन के हमारी बॉडी इतनी बड़ी बनती है। तो वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर है, यानी वो कंप्लीट सेल भी नहीं है, इतना छोटा है वो। वायरस की काफी शेप्स हो सकती है, जैसे रॉड शेप यानी सीधा, ये जो रॉड शेप दिखाई हुई है आपको डायग्राम में। पॉलीगनल यानी काफी सारी साइड्स वाली शेप हो सकती है। स्फेरिकल यानी सर्कल में, और क्यूबिकल यानी क्यूब के जैसी। ये वायरस की शेप्स के बारे में था। वायरस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वायरस का एग्जाम्पल है मीजल्स वायरस। मीजल्स एक बीमारी होती है बच्चों ह्यूमन बींग्स में, तो वो भी वायरस की वजह से होती है, और उसके वायरस का नाम है मीजल्स वायरस। फ्लू वायरस जो होता है वो फ्लू कॉज करता है, या वायरल फीवर। एड्स जो बीमारी है उसको HIV वायरस कॉज करता है, तो ये भी वायरस का एग्जाम्पल है। ये आपको लर्न करने हैं सारे। लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस को क्यों ना तो हम लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग, और क्या इसका रिलेशन है लिविंग से और क्या नॉन लिविंग से, उसका इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो मैंने आपको बताई थी अभी, कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स तो है लिविंग के, और ये क्रिस्टलाइज होता है, यानी जैसे शुगर होती है हमारी क्रिस्टल फॉर्म में, इसी तरीके से ये भी क्रिस्टलाइज होता है जब इसको कोई होस्ट नहीं मिलता है या फ्री लिविंग होता है। तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। ऊपर से ये नॉन सेल्यूलर है, यानी कंप्लीट सेल नहीं है, ये भी इसका नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। और ये रिस्पायर और रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये भी नॉन लिविंग का ही कैरेक्टर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया बच्चों, बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब कि एक ही सेल इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेल कंप्लीट होता है। इनमें सीलिया और फ्लैजिला होते हैं जो इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे हैंड्स होते हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया में बच्चों, जैसे इसमें दिख रहे हैं नहीं बाहर निकले हुए, ये इन्हें सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। तो ये इनको मूव करने में, चलने में मदद करते हैं बैक्टीरियाज को। बैक्टीरिया के भी अलग अलग शेप होते हैं। कोकस यानी सर्कल की, बैसिलस यानी रोड शेप बिल्कुल सीधे जो होते हैं जैसे वायरस की थी, स्पाइरलम जैसी ये स्पाइरल जैसी है, और विब्रियो ऐसी कोमा जैसी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के भी जितने हमने मोड्स पढ़े थे सारे होते हैं इनमें। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी दूसरों पर खाने के लिए डिपेंड होते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी जो मरे हुई चीजें होती हैं, जो खत्म हो चुकी हैं चीजें, डेड डिकेइंग मैटर से, उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रहकर उनसे खाना लेते हैं। ग्रोथ और रेस्पिरेशन, जो ये रेस्पिरेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं, वो कुछ ऑक्सीजन की मदद से लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन की मदद से लेते हैं उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और जो विदाउट ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। रिप्रोडक्शन यानी ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, तो ये बाइनरी फिजन, आपको ये टर्म अंडरलाइन करनी है कि जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली बाइनरी फिजन की मदद से ही जो है डिवाइड करते हैं अपने आप को, मतलब डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों, एक में से दो का बन जाना इस बाइनरी फिजन।
तो ये इस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बैक्टीरिया हमारे लिए कहाँ कहाँ काम आता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है कर्ड। तो जो कर्ड है, दही जो जमाते हैं हम, दही जो जमती है वो जमती है लैक्टोबैसिलस से। जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, या फिर इसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसका थोड़ा सा अमाउंट जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब थोड़ा सा हीट हमें मिलनी चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो दूध है उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम तब इसे दूध में डालते हैं और दूध को रख देते हैं, तो वो इतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि हमारी दही को जमा देता है। जो उसके नॉन प्रोटीनेशियस, मतलब जो नॉन फैटी कंपाउंड्स हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेटिक, उनको जमा देता है और हमारी दही जम जाती है। अगर हमारा दूध ज्यादा ठंडा होगा या एटमॉस्फेयर हमें ज्यादा ठंडा मिलेगा तो भी दही नहीं जमेगी, और अगर एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म मिलेगा या दूध ज्यादा गर्म होगा तो भी हमारी दही जो है वो नहीं जमेगी, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा ठंडे और ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर में मर जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल एक्शन क्या है बैक्टीरिया के लिए। तो सबसे पहले तो यही कि ये हमारा कर्ड और चीज फॉर्मेशन में मदद करता है, कर्ड और चीज बनाने में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो फ्रूट जूस होते हैं, शुगर केन जूस है यानी गन्ने का जूस, पाम जूस होता है, उनसे विनेगर फॉर्म करता है यानी सिरका फॉर्म करता है और वाइन्स बनाता है। ठीक है। बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है रूमिनेंट्स की, रूमिनेंट्स मतलब काओ, बफेलो, ये सब जो जानवर होते हैं, इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। यानी सेल्यूलोज जो ये घास खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को मतलब पचाता है हमारे शरीर में। उसके बाद बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी काफी बेनिफिशियल होते हैं। नाइट्रोजन, कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं डिकेइंग प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स सड़ चुके हैं और एनिमल सड़ चुके हैं, उनसे नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था। कुछ बैक्टीरियाज जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, जो चीज खराब हो गई है उसको मतलब डिकम्पोज कर देता है, उसे खत्म कर देता है, एटमॉस्फेयर से गायब कर देता है उसको मतलब डिग्रेड करके। और कुछ जो बैक्टीरिया है वो टैनिंग ऑफ लेदर करते हैं, यानी लेदर का जो है वो कलर मतलब उसको डार्क कलर करने में मदद करते हैं। बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि वो काफी सारी बीमारियां कर सकते हैं जानवर में, इंसानों में और पौधों में, सब में। कुछ जो है वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, तो इसीलिए भी बैक्टीरियाज गलत है। और कुछ जो मेन बीमारियां उनके बारे में दे रखा है कि कौन कौन से बैक्टीरियाज कौन कौन सी बीमारियां करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकल बैसिलस, ये जो है ये मेन कॉज है ट्यूबरक्यूलोसिस का, और टेटनस का जो मेन कॉज है वो है टेटनस बैसिलस। तो ये आपको लर्न करने हैं कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से हो रही है। नेक्स्ट कैटेगरी है फंजाई। फंजाई कहाँ मिलेगी आपको, जो चीज भी सड़ रही है खाने की, उस चीज पर आप देखते हो हरे और नीले रंग के पैचेस से बन जाते हैं, तो वो जो पैचेस बनते हैं वो सारे फंजाई के ही होते हैं। ब्रेड जब सड़ जाती है, ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का पैच आ जाता है ब्रेड पर, जब जिसे हम फफूंद कहते हैं, तो वो एक्चुअली फंजाई होती है सारी। जो मशरूम है, मशरूम भी, वैसे तो मशरूम बहुत सुंदर होती है लेकिन मशरूम भी एक फंजाई की ही कैटेगरी है। फंजाई जो है वो यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। फंजाई की दो कैटेगरी है, यीस्ट और माउल्ड्स। जो यीस्ट होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं और जो मोल्ड्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी एक सेल से ज्यादा वाले। मल्टी मतलब काफी सारे और सेल मतलब सेल्स, तो ज्यादा सेल वाले होते हैं मोल्ड्स, और यीस्ट हमेशा एक सेल वाला होता है। न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, वैसे तो जो फंजाई है वो मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है, उसके पास ऐसी चीजें है, लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी दूसरों पर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। और कुछ जो है वो पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, यानी वो डेड और डिके मैटर से अपना खाना बनाते हैं। ये कुछ दे रखा है। अब हमको रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो फंजाई में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, या तो स्पोर फॉर्मेशन, यानी उसके जो ऊपर का टर्मिनल पार्ट होता है कुछ सर्कुलर सा होता है और उसके अंदर दाने दाने से बन जाता है और वो दाने बिखरते हैं, उससे स्पोर फॉर्मेशन से भी ये अलग अलग अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं। और बडिंग भी हो सकती है, यानी एक पे ही दूसरा उग के फिर वो अलग हो जाता है, तो इसे हम बडिंग कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। जो फंजाई होती है वो ज्यादातर एरोबिक तरीके से, माउल्ड्स आर एरोबिक वाइल यीस्ट आर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। जो फंजाई है उसमें ज्यादातर एरोबिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन यूज करते हैं ये, और जो यीस्ट है लेकिन वो एनएरोबिक भी हो सकते हैं, यानी ऑक्सीजन के बिना भी सांस ले सकते हैं।
अब ब्रेड जो है वो भी फंजाई से ही बनती है। अब कैसे बनती है ये देखेंगे हम। यीस्ट जो है, जो यीस्ट फंजाई है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यही हमारी वाइन्स, शुगर, ब्रेड और जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें यही यीस्ट ही यूज होता है, चीज वगैरह बनाने में भी। तो जब क्या होता है, हम शुगर को, द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड वार्मथ स्टिपुलेट रैपिड ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल्स ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। यीस्ट सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या किया जाता है, कुछ शुगर के साथ, कुछ मीठी चीज के साथ यीस्ट को डाला जाता है और उसमें गर्म पानी भी मिक्स किया जाता है विद फाइन फ्लोर, यानी थोड़ा कुछ बिल्कुल बारीक पिसे हुए आटे, या फ्लोर में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैदा है हमारा बेस प्रोडक्ट तो मैदा, आटा है तो आटा, तो उसके साथ इन्हें मिक्स किया जाता है। और फिर जो यीस्ट है वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि गर्मी में जो ये बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ज्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो गर्मी की वजह से इतनी जल्दी ग्रो करता है कि वो जो मतलब हमारा डो प्रिपेयर करा है हमने, डो मतलब जो गूंथ लिया है हमने, अपना आटा या जो भी बेस प्रोडक्ट है वो गूंथ लिया है, वो बढ़ने लग जाता है, उसकी हाइट बढ़ती है। हाइट इसलिए बढ़ती है क्योंकि यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जब गैस उसके अंदर प्रोड्यूस होगी तो वो गैस उसको बढ़ाएगी तो वो ऊपर उठता जाता है। तो इसी तरीके से हमारी ब्रेड बनती है, और काफी इडली, डोसा जो है ये सब भी इसी तरीके से बनते हैं। तो फिर अब है यूजेस ऑफ फंजाई। फंजाई के क्या यूजेस हैं, तो सबसे बड़ा तो यूज यही है कि हम इससे बेकरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि ब्रेड्स एंड केक्स, वो भी कोई सा भी फ्लोर यूज करके, ज्यादातर गेहूं का आटा ही यूज किया जाता है। फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे वाइन, बियर, फ्रूट जूस और इडली, डोसा, ये सब भी यीस्ट की मदद से ही बनते हैं। प्रोसेस्ड चीज, यानी जो पनीर बनता है, जो मतलब थोड़ा अलग तरीका का पनीर आता है जिसमें ज्यादा बड़े होल्स होते हैं, वो भी यीस्ट की मदद से ही बनता है। कुछ फंजाई जैसे कि मशरूम है वो फूड प्रोडक्ट्स की तरह खाए भी जाते हैं, और कुछ जो फंजाई है जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम इस फंजाई से बनता है, जो पेनिसिलिन हमारी एंटीबायोटिक है। तो इसी तरीके से ये मेडिसिन में भी काफी काम करती है। नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स या एक्शंस ऑफ फंजाई, क्या क्या हार्म कर सकती है, तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ये भी बीमारी कर सकती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, और ये जो कपड़े हैं उन्हें सड़ा देती है, शूज को सड़ा देती है, वुडन मटेरियल को सड़ा देती है फंजाई। और कुछ फंजाई डिसीजेस भी करती हैं ह्यूमन बीइंग में, जैसे कि एथलीट्स फुट और रिंगवॉर्म। जो रिंगवॉर्म होते हैं, कॉमन बहुत स्किन इन्फेक्शन है, वो भी फंजाई की वजह से ही होता है। तो बच्चों, आपका फंजाई तक ही आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी है। तो जितना आज मैंने एक्सप्लेन किया है उतना आप अपने आप रीड करेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट हम आपकी क्लास एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर कल संडे को लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।